नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। लगभग 2 हफ्ते के बाद आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, उसके लिए माफ़ी। मैं दरअसल हिंदुस्तान में नहीं थी, मैं अमेरिका में थी। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में मुझे आमंत्रित किया गया था, जहाँ पर नेहरू और गांधी के जो विचार हैं, उनको एक तरह से रिक्लेम किया गया और मेरे साथ और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, लगभग 8-10 और जो इस यात्रा के साथी थे। इसके अलावा मैं अमेरिका के अलग-अलग शहरों में भी गई जहां पर मुझे आमंत्रित किया गया था और वो जो इंडियन डायस्पोरा है उससे अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं, जो भारत में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर वहां पर बातचीत हुई। इसलिए आपके सामने मैं नहीं थी, लेकिन अब से वादा कि हर रोज आपके सामने पहले की तरह से मैं हाजिर होती रहूंगी। और अब बात हम बिहार की करेंगे कि बिहार का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से अपने शबाब पर है। आपको पता ही है कि कैसे रस्साकशी पूरी देखने के लिए मिल रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू ने अपनी एक नहीं दो लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन महागठबंधन की लिस्ट कब आएगी इसका इंतजार सबको है। ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि जेडीयू की ने जिस तरह से लिस्ट जारी की है, एक तरह से वो बगावत भी उसमें देखने के लिए मिल रही है। और यही वजह है कि अमित शाह अब 3 दिन तक बिहार के दौरे पर रहेंगे, या ये कह सकते हैं कि बिहार में डेरा डालकर वो रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की रैली है और इसके साथ साथ कल नामांकन का जो पहले चरण का चुनाव है उसका आखिरी दिन है और 20 तारीख को दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी तारीख है। इससे पहले लगातार जो सूची है, जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की, वो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एनडीए में पूरी तरीके से खींचतान और घमासान देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में जो मोदी सरकार है वो डरी हुई नजर आ रही है और घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको याद ही होगा कि सीजेआई गवई जो हैं, उनके ऊपर राकेश किशोर नाम के एक वकील ने जूता फेंकने की थी, यानी कि कोशिश उसकी तरफ से की गई थी, जिसको लेकर पूरे देश में जहां एक तरफ उबाल देखने के लिए मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ जो राइट विंग है पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर, वो राकेश किशोर जो हैं उनको एक तरह से हीरो बनाता हुआ नजर आ रहा था। राकेश किशोर जो है वो लगातार इंटरव्यूज देते हुए नजर आ रहे थे। लगातार हम ये देख रहे थे कि एक वर्ग, एक धड़ा जो है वो उनको हीरो बना रहा था, जिसने सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। अब इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो डरी हुई है, क्योंकि उसको लग रहा है कि बिहार का चुनाव सीधे सामने है। एसआईआर को लेकर जो उसने खेल कर दिया है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, वो भी उसको नाकाफी लग रहा है। जो जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, उससे भी उसको लग रहा है कि लगातार बगावत बढ़ती जा रही है और ऐसे में दलित वोट उससे पूरी तरीके से ना छिटक जाए, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से तमाम मुद्दों पर स्टैंड लिए हुए हैं और आगे जैसे जैसे चुनाव प्रचार जो है अपने पूरे शबाब पर होगा, जाहिर सी बात है इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। तो अब सरकार को एक तरह से वो नींद से जागी है, क्योंकि ये मामला तो 6 अक्टूबर का है। आखिर अब क्यों नींद से जागी है और अब क्यों ये कहा जा रहा है कि जो वकील है जिसने ये हिमाकत की थी उसके ऊपर अब आपराधिक मानना का जो केस है वो चलाया जाएगा, और इसको लेकर एसजी तुषार मेहता ने इस पर अपनी सहमति दे दी है, इस पर अपनी अनुमति दे दी है। सवाल फिर से वही है कि आखिर नींद से अब ये सरकार क्यों जागी है? क्या उसको ये लग रहा है कि आने वाला जो बिहार का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो दलित वोट है उससे पूरी तरीके से छिटक सकता है? क्योंकि यही नहीं बल्कि आईपीएस पूरन कुमार ने जिस तरह से आत्महत्या की और उसके बाद राहुल गांधी ने इस मामले को जिस तरह से उठाया है और जिस शिद्दत से उन्होंने उठाया है, वो साफ तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और राहुल गांधी लगातार, आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इस मुद्दे को कि जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात वो लगातार करते रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात वो लगातार करते रहे हैं। ये उनका कोर मुद्दा रहा है लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब रहा है, और इसीलिए आनन फानन में उसने जातिगत जनगणना की भी बात कर डाली थी।
तो इसीलिए यहाँ पर मैं सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही हूँ कि बिहार का जो चुनाव है उससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है और घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि आनन फानन में ये कदम उठाया गया है। इस सबके बीच एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को एक सख्त हिदायत ये दे डाली कि आप जल्द से जल्द जो वोटर लिस्ट है उसको जारी करें। अब इसको लेकर ज्ञानेश कुमार की तरफ से पेश हुए वकील ने साफ तौर पर कह दिया, चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने, कि 17 और 20 तारीख जो नामांकन की जो तारीखें हैं, आखिरी तारीखें, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। सवाल ये उठ रहा है कि एसआईआर का ये जो पूरा मामला है जिसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही है, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसका जो इसमें कोई फर्क नजर आएगा या फिर कोई नई लिस्ट जारी हो जाएगी या पूरी तरीके से कोई बदलाव हो जाएगा या 2003 की जो लिस्ट है क्या उस पर चुनाव हो जाएगा। इस सब के आसार अब लगभग ना के बराबर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे चुनाव आयोग ने कहा था कि आने वाले वक्त में पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा और बिहार के बाद जो अगली प्रयोगशाला है वो होने जा रहा है पश्चिम बंगाल। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी और इसकी संवैधानिकता जो है उस पर अब सुनवाई होने जा रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट देता रहा, उसने कोई सीधे तौर पर आदेश नहीं दिया। और आज की भी सुनवाई जो हुई तो उसमें लिस्ट को लेकर बात कही गई है और लिस्ट में ये कहा गया है कि जो लिस्ट जारी की जाएगी वोटर लिस्ट, वो नामांकन की जो आखिरी तारीखें हैं दोनों चरणों के, उसके बाद जारी किया जाएगा। इससे कितना असर होगा, कैसे इसको देखा जाए, इस सब पर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में जो घमासान है उसको लेकर और कैसे भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि हम इससे चर्चा का हम आगाज कर सकें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सिद्धार्थ जी मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जाना माना चेहरा रविंद्र शिरोन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में और स्वागत आप तमाम दर्शकों का भी। शुरुआत सिद्धार्थ जी मैं आपसे करना चाहूंगी। ये मामला तो सीजेआई बी.आर. गवई को लेकर जिस तरह से जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, ये तो है 6 अक्टूबर का। आखिर सरकार को अब सुध क्यों आई है? क्या उसको आने वाले बिहार के चुनाव में डर सता रहा है कि चाहे वो आईपीएस पूरन कुमार का मामला हो या बी.आर. गवई का मामला हो, दलित वोट उससे पूरी तरीके से छिटक जाएगा। एसआईआर से लेकर तमाम चीजें करने के बाद भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिस तरह से वो कर रही है, घुसपैठ का मामला जिस तरह से वो उठा रही है, लिस्ट जो जारी की गई है उसमें भी आप ये देखें 229 में से सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया गया है और वो भी सिर्फ जेडीयू के कोटे से। इसके बाद भी उसको लग रहा है कि शायद उसकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अब ऐसे में आपराधिक अवमानना का मामला जो है वो चलाया जाएगा वकील साहब पर। जी, जो आपका सवाल है बुशरा जी, उसका संदर्भ ये है कि भाजपा का जो इकोसिस्टम है वो हमें सबको पता है, वो नागपुर से संचालित होता है, आरएसएस से संचालित होता है। आरएसएस 100 साल पुरानी संस्था है। पिछले 100 साल में आरएसएस में एक भी दलित या महिला को उसका सर संचालक या मतलब उसका अध्यक्ष जो भी सबसे सर्वोच्च पद पर है वो नहीं बनाते। भाजपा ने इसीलिए 2024 का चुनाव लड़ने से पहले जब वो 400 पार का नारा दे रही थी, तो 400 पार का नारा इसीलिए दे रही थी क्योंकि उसका कहना था कि आरक्षण हटाना है। तो भाजपा का पूरा इकोसिस्टम ये मानता है, वो सही माने या गलत माने, हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे कि वो सही है या गलत है, लेकिन उसका ये मानना है कि भारत में जो सवर्ण जातियां हैं वो किसी मामले में बाकी लोगों से कुछ श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उपदेश देने का हक, लोगों को संचालित करने का हक उनके पास होना चाहिए। इसीलिए आरएसएस के पिछले 100 साल के इतिहास में न तो कोई महिला और न ही किसी दलित को उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया है। तो भाजपा का इकोसिस्टम सैद्धांतिक रूप से ये मानता है कि जनता 2 तरह की होती है, एक मूर्ख जनता होती है और एक समझदार जनता होती है। जो सवर्ण होते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं, जो अवर्ण होते हैं वो कम समझदार होते हैं। तो कम समझदारों को समझदार लोग डंडा चलाएंगे, हाकेंगे, जैसे मास्टर जी क्लास में चलाते हैं। बच्चे कम जानकार होते हैं, बच्चों का ज्ञान कम होता है, मास्टर जी का ज्ञान ज्यादा होता है, इसीलिए मास्टर जी बच्चों को संचालित करते हैं। तो ये संचालित और संचालक का उनका एक संबंध है। इसीलिए आप उनके अध्यक्ष पद का भी नाम देखिए, वो अपने आप को अध्यक्ष नहीं बोलते हैं, सरसंघ चालक बोलते हैं, मतलब संचालन करने वाला।
मतलब एक है संचालन और बाकी जो जनता है वो संचालित होती है। तो भाजपा का क्योंकि ये मानना है, इसीलिए वो अब की बार 400 पार का नारा इसीलिए दिया था क्योंकि उसको आरक्षण हटाना था। लेकिन इस देश की जनता ने भाजपा की साजिश को समझ लिया, क्योंकि भाजपा भले इस सिद्धांत को माने, सही या गलत, गलत फहमी में माने या सही फहमी में माने, लेकिन इस देश की जनता तो नहीं मानती है। कोई दलित होगा, मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम है, वो हिंदू नहीं है, ना वो अवर्ण में आते हैं ना वो सवर्ण में आते हैं, लेकिन इस देश के सबसे प्रतिष्ठित क्या कहते हैं वैज्ञानिक रह चुके हैं। भारत के लिए जो आज भारत की जो पूरी संप्रभुता है और जो पूरा का पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो जो मिसाइल बनाया वो एक ऐसी व्यक्ति ने बनाया जो कि आपकी वर्ण व्यवस्था से बाहर के हैं। वो ना वर्ण है ना वो तो सवर्ण है, वो तो एपीजे अब्दुल कलाम है। उसी तरह से भारत में जितने भी लोग हुए हैं, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हों या आज भी जो लाखों करोड़ों दलित हैं, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और भारत के विकास में, भारत के विकास की जो स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है, ग्रोथ बीजेपी की घबराहट को दिखाता है क्या सिद्धार्थ जी? बीजेपी की घबराहट को दिखाता है। 3 दिन में का डेरा डालेंगे अमित शाह, बिहार में वो डाल चुके हैं। और जिस तरह से जेडीयू ने 2 लिस्ट अपनी जारी की है, उसमें भी साफ तौर पर जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी को जो सीट दी गई है, उनमें से 9 सीटें वो हैं जिस पर जेडीयू के विधायक हैं ऑलरेडी। और इसको लेकर अभी भी घमासान जो है पूरी तरीके से जारी है। ये अभी भी कह सकते हैं कि कुछ भी खेला जो है वो हो सकता है। तो क्या बीजेपी इससे पूरी तरीके से डरी हुई है? डर तो ये भी दिखाता है कि जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया, 101 दोनों को ने आपस में बराबरी से ली, यानी कि नीतीश कुमार का सिक्का अभी भी बोलता है, ये भी एक डर है। तो कितने भी आपने अपनी तरफ से, कितने भी आपने चाहे SIR, चाहे आप घुसपैठ की बात करें, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बीजेपी का जो डर है वो बिहार इलेक्शन से पहले साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि अगर वहां से सत्ता गई तो वहां से तो जाएगी ही, लेकिन केंद्र में भी क्या हो जाएगा? क्योंकि उनमें से एक बैसाखी नीतीश कुमार है, ये भी साफ तौर पर उनको, उनकी घबराहट को दर्शाता है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि भाजपा के अंदर सिर्फ डर नहीं है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं बीजेपी इज प्रेटी स्पूक्ड। स्पूक्ड का मतलब है काफी दहशत में आ गई है। वो दहशत में इसीलिए आई है, जैसा मैंने कहा कि वो आरक्षण हटाना चाह रहे थे, लेकिन 2024 का चुनाव जो आया उसमें इस देश के दलितों ने, इस देश की जनता ने भाजपा का जो नैरेटिव था, भाजपा का जो कथानक था, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और भाजपा को 400 पार से उतार के बैसाखी पर ले आए। इसके बाद भाजपा को रियलाइज हुआ, उसको अनुभव हुआ कि वो कहीं ना कहीं गलती कर रही है, इसीलिए उसने एक शगुफा छोड़ा कि हम भी जातीय जनगणना करवाएंगे। उनका ये मानस था, उनकी यह सोच थी कि इस तरह का एक शगुफा छोड़ देंगे तो शायद जो अवर्ण जातियां हैं वो शांत हो जाएंगी और सवर्ण और अवर्ण के बीच में जो खाई है, जो बीजेपी को अवर्ण लोग वोट नहीं डालते हैं, बीजेपी के बारे में जो अविश्वास की भावना आ गई थी, वो कहीं ना कहीं पटने वाली है। बीच में हो गया पादुका प्रहार प्रकरण। ये सब जब बीजेपी ने ऊपर से किसी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की, जब उसने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, याद कीजिएगा जातीय जनगणना का भी चीज इन्होंने तब किया जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जिस समय देश कोई दूसरा काम कर रहा था, उस समय इन्होंने कैबिनेट मीटिंग करके जातीय जनगणना की बात की। इसका मतलब है भाजपा को डर लग गया और उसने उस चीज को लीपापोती करने की कोशिश की। लेकिन इनकी लीपापोती भले नेता के स्तर पर लीपापोती कर रहे हो, राजनीतिक पार्टी के स्तर पर कर रहे हो, सरकार के नाते कर रहे हो, लेकिन इन्होंने जो 10 साल में द्वेष और घृणा का माहौल नीचे तक फैला दिया है, उसके चलते इनके एक भक्त थे, उन्होंने पादुका प्रहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के ऊपर पादुका प्रहार कर दिया। अब पादुका प्रहार प्रकरण किसी व्यक्ति पर तो था नहीं, वो तो था दलित पर, दलित न्यायपालिका पर। तो देश में दलित और न्यायपालिका ये दोनों व्यक्ति से बड़े हैं और इनकी उम्र भी लंबी है, ये कोई व्यक्ति तक सीमित नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो अपराध नहीं था, वो केवल अपराध नहीं था, वो न्यायालय की अवमानना भी थी। अपराध को इन्होंने लिपापोती करने की कोशिश की। वो जिस व्यक्ति ने पादुका प्रहार किया था उसको FIR तो दर्ज की, लेकिन एक दिन के लिए भी हिरासत में नहीं रखा, थाने में बुलाया और छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि भाजपा टालमटोल करना चाहती है, उस व्यक्ति को किसी तरह की सजा नहीं देना चाहती। पर न्यायालय की अवमानना तो अलग मामला है, उस पर अब कार्रवाई होनी पड़ेगी। तो भाजपा को पता है कि ये जो पादुका प्रकरण हो गया, पादुका प्रहार प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया में पूरी तरह से पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, भाजपा के भक्त लोग पूरी तरह से उसे सही ठहराने लगे, ये भाजपा को पता लग गया कि बीजेपी बिहार में इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है। क्योंकि कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव में इस तरह की चीजें
आप किस तरफ हैं, आपकी भाषा क्या है, आपकी शैली क्या है, आप कोई इस तरह की बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक मार खा जाए। तो बिहार में ध्यान में रखिएगा, जो दलित हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, बिहार में ओबीसी के अलावा एक ईबीसी करके भी वर्ग है, जिसमें कि करीब 117 से ज्यादा जातियां आती हैं। ईबीसी का मतलब दलित के नजदीक आता है, ओबीसी से अलग होता है और दलित के नजदीक आता है। तो ये जो ओबीसी और ईबीसी और दलित का वोट बैंक है, ये वोट बैंक ज्यादातर जेडीयू और बीजेपी के खाते में जाता है, क्योंकि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो एमवाई समीकरण है। हमको सबको पता है एमवाई समीकरण पर वो चुनाव लड़ता है। कांग्रेस भले सबका जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात करती हो, लेकिन कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ नहीं रही है। कांग्रेस लड़ती भी है तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार के 243 सीटों पर लड़े, वो 40, 50, 60, 70 सीटों पर लड़ेगी। तो बाकी जगहों पर जो दलितों का और ईबीसी का वोट है वो ज्यादातर हिस्से में जाता है इनके नीतीश कुमार के जेडीयू में और बीजेपी के हिस्से में। तो ये जो पादुका प्रकरण इन्होंने किसी महोदय ने कर दिया, दलित न्यायपालिका के ऊपर जूता प्रकरण कर दिया, उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया में उनको समर्थन हासिल हुआ, जिस तरह से एक दिन के लिए भी उनको जेल नहीं हुई, वो खुला छुट्टा घूम रहे हैं, अपना जो मन में आए वो बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दलितों का वोट छिटक रहा है। भाजपा को पूरी तरह से पता है, भाजपा दहशत में है। इसीलिए भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, तथाकथित चाणक्य हैं, वो भागे भागे पहुंचे हुए हैं बिहार में, क्योंकि अब बिहार में उनको डेरा डालना है। क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी है कि पूरी तरह से, जहां तक मेरी समझ है थोड़ी बहुत बिहार की, मैं मूलतः बिहार से आता हूं, बिहार का चुनाव पूरी तरह से भाजपा के हाथ से, गठबंधन के हाथ से जा चुका है। क्योंकि भाजपा के जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी भाजपा को अपना नहीं मान रहे हैं। जेडीयू पूरी तरह से जानती है कि भाजपा अगर ये चुनाव में भाजपा जेडीयू को निपटने की कोशिश कर रही है, वो नीतीश कुमार को निपटने की कोशिश कर रही है। जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और जो मांझी जी हैं, उन्होंने अपना गुस्सा पहले से जाहिर कर दिया है। जो एलजेपी है ऊपर से देखने में तो खुश दिख रही है 29 सीट से, लेकिन ध्यान में रखिएगा पिछले बार वो 134 सीट पे लड़ी थी। पिछले बार 134 सीट पर लड़ना और इस बार 29 सीट पर लड़ना, इसका मतलब तो बीजेपी उसको निगल रही है। तो बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बिहार में जो एनडीए के उसके सहयोगी हैं, उनको बीजेपी के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा है। इसीलिए बहुत संभव है कि बिहार का जब चुनाव होगा, बीजेपी एक तरह से अकेली चुनाव लड़ेगी 101 सीट पर। बाकी सीटों पर जहां पर उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे, वहां पर बीजेपी का वोटर तो क्या कहते हैं, मजबूरी में, क्योंकि उसके पास मान लीजिए कोई एक सीट है जहां पर भाजपा ने अपने कोटे में वो सीट नहीं लेके जेडीयू के कोटे में डाल दी है, तो जो भाजपा का वोटर है वो तो जेडीयू को वोट डालेगा। लेकिन जहां पर बीजेपी खुद लड़ रही है, वहां पर बीजेपी को बहुत मुश्किल होगी। जेडीयू का जो वोटर है वो भाजपा को वोट नहीं डालने वाला। भाजपा का वोटर तो जेडीयू को वोट डाल देगा, लेकिन जेडीयू का वोटर जहां पर भाजपा चुनाव लड़ रही है वो नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर भाजपा को वोट डालूंगा तो चुनाव खत्म होते ही भाजपा तो मेरे नेता नीतीश कुमार को निपटने वाली है, तो वो तो चाहेगा कि वहां पर भाजपा हार जाए। तो भाजपा ये चुनाव, एक तो एसआईआर करने के कारण बिहार की जनता के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, इसमें अपने गठबंधन के लोगों का सीट निगलने की कोशिश करने के कारण अपने सहयोगियों के खिलाफ भी लड़ रही है। इसके अलावा चुनाव में जो वो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के खिलाफ लड़ेगी, उससे भी लड़ रही है। तो ये बिहार में, क्योंकि बीजेपी 3 तलवारों के बीच में लटकी हुई है, उसके ऊपर 3 तलवार लटक रही है, बिहार की जनता, खुद उनके सहयोगी और विपक्ष। इसीलिए तथाकथित चाणक्य के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, उनको बिहार में 3 दिन का अपना आवाज प्रवास करना है, उनके लिए मजबूरी बन गई। बुशरा जी। जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं सिद्धार्थ जी। रविंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी कि ये आनन फानन में जो फैसला लिया गया है, आपराधिक अवमानना का केस, एक तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये डर सता रहा है कि दलित वोट जो है उनसे छिटक रहा है, छिटक सकता है, और जैसे जैसे शबाब पर पूरा ये चुनाव जाएगा, रैलियां शुरू होंगी, इस तमाम मामले को और जोर शोर से उठाया जाएगा, ये साफ तौर पर लग रहा है। क्योंकि एक वर्ग जो सेलिब्रेट कर रहा था सोशल मीडिया पर, वो वर्ग कौन था? वो वर्ग बीजेपी का सपोर्टर था। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। और इसके साथ साथ जो आईपीएस का जो मामला है, जिसको राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया है, वो वहां उनके घर तक भी गए हैं, तो वो भी एक मामला है। और ऑलरेडी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो वहां पर है ही, एसआईआर, और ये सब करने के बाद भी ये साफ तौर पर दिख रहा है रविंद्र जी कि बहुत ही खस्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं,
छोटे छोटे दलों के सामने, जेडीयू के सामने, और हर शर्त मानते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी वो तमाम दल जो हैं वो आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है एसआईआर को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? लग ये रहा है कि बिहार के चुनाव में तो एक तरह से खेल कर दिया गया है, अब जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है उसको लेकर क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी नमस्कार बुशरा जी। कई सारे सवाल इसमें आपने ले लिए हैं। और सवाल ये है बुशरा जी कि जनता के वोट से चुनाव जीते जाएंगे कि चुनाव आयोग फैसला करेगा। इलेक्शंस का जो सिस्टम अब बन गया है उसमें जमीन पर जो हकीकत दिखती है वो पहली बार हम लोगों को ऐसी नहीं दिख रही है। इसके पहले के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स अपोजिशन को पक्ष करती हुई होती हैं, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी कई बार तो थंपिंग मेजोरिटी से चुनाव जीतता है, जो अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक। और ये पिछले 1-2 साल में प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अब जो इलेक्शन होने वाला है उसकी तो वोटर लिस्ट पर भी सवाल है। वोटर लिस्ट को वो ठीक करने के लिए भी चुनाव आयोग को बोला गया है कि वो लोग तो ठीक करेंगे, ये पब्लिश करेंगे दूसरे राउंड का जब नॉमिनेशंस भर दिए जाएंगे तब। अब देखिए, जब दूसरे राउंड के भर दिए जाएंगे तो कितने दिन बचेंगे? 4 तारीख को अगली सुनवाई है, उसके बाद समय कितना है? पहला राउंड जो है वो तो 6 तारीख को हो जाएगा, वोटिंग ही हो जाएगी। तो जिन लोगों का नाम नहीं होगा वो लोगों के पास तो अपना आवेदन करने का समय बचेगा नहीं। तो ये जो वोटिंग लिस्ट है, इस वोटिंग लिस्ट से ही लगभग हार जीत तय हो गई है। लेकिन मैं तो विपक्ष की सराहना करना चाहूंगा कि उसके बावजूद भी वो लोग बहुत हिम्मत और मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता में जो उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी की जो नीति है या जो वोटिंग के पैटर्न को प्रभावित करने के लिए इलेक्शन की जो वोटिंग लिस्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है उसको लोग अस्वीकार कर रहे हैं और बीजेपी या जेडीयू के शासन के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस प्लस आरजेडी के जो गठबंधन के बीच में भी अभी दरार दिख रही है। अब वो लोगों के लिए चिंता का कारण है। ओपोजिशन को जरूरत है इस वक्त कि कम से कम अपने भीतर के जो मतभेद हैं उनको सुलझाए और टिकटों का बंटवारा जल्द से जल्द करे, क्योंकि ये बात तय है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें सामंजस्य नहीं है। उनका जो वोट है वो एक दूसरे को ट्रांसफर होना बड़ा मुश्किल है। महागठबंधन का वोट ट्रांसफर का बड़ा आसान, और ये पॉजिटिव पॉइंट है महागठबंधन के लिए इन तमाम परिस्थितियां पर, तमाम चुनौतियों के बावजूद। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो गुजरात के फिर से 5 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ था वही फिर से दोहरा दिया गया है। गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। 5 साल पहले विजय रूपाणी के टाइम हमने देखा था। इस बार अंतर यह है कि केवल मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है और बाकी जो सभी मंत्री दल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये जो टेस्टेड पॉलिसीज बीजेपी अपनाती है, बावजूद उसके उनका काउंटर अगर कांग्रेस की तरफ से ना हो पाए, उसको ठीक तरीके से चैलेंज ना कर पाए, तो देखिए फिर लोगों का भरोसा तो कमजोर पड़ेगा ही। और आज जरूरी है कि कांग्रेस उस मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखे जिस मजबूती के साथ बिहार में उन लोगों ने यात्रा निकाली थी। जो कोऑर्डिनेशन यात्रा के वक्त दिखा था वो कोऑर्डिनेशन अभी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है। लोगों को जो भरोसा था कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम लोग इस सरकार को फाड़ फेंकेंगे, वो भरोसा कहीं ना कहीं लोगों का दरक रहा है। और जहां तक बात है प्रचार की, तो आप ये बात तो हम लोगों को सबको माननी पड़ेगी कि प्रचार में जितना पैसा और जितने संसाधन बीजेपी के पास हैं, लास्ट वोटर तक वो खींच के बूथ तक लाने की जो कैपेसिटी उन लोगों के पास है, और प्लस में इलेक्शन कमीशन का जो पूरा समर्थन उन लोगों के हाथ में है, ऐसे में अगर एक बिखरा हुआ गठबंधन होगा तो उसके लिए चुनाव लड़ना, लोगों का भरोसा जीत पाना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। और जो प्रकरण एक के बाद एक देश भर में हो रहे हैं, दलित समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार की खबरें सुनने को मिल रही हैं, वो खबरें कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष को कमजोर कर रही हैं और कांग्रेस महागठबंधन के पक्ष को मजबूती दे रही हैं, क्योंकि इस तरह की एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। और हरियाणा में तो लगातार घटनाओं का सिलसिला जारी है। आईपीएस पूर्ण कुमार के मामले में एक तरफ तो आईपीएस पूर्ण कुमार को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, उन्होंने अपनी जान ले ली, और दूसरी तरफ अब खबरें ये आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि अब उनकी पत्नी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उनके ब्रदर इन लॉ के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो जो दलित परिवार है उसको दोहरी तरफ से
पर दोहरी तरफ से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी से मिलता जुलता केस कुछ रोज पहले हमने देखा था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और इतने दिनों के बाद केंद्र सरकार जागी और केंद्र सरकार ने अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। अब ये मुकदमा जब चलेगा तब हमको समझ आएगा कि मुकदमा वाकई चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक तो यही है कि आज जो घटना घटी है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए छोड़िए, जाने दीजिए इस मामले को। ये सब बातें उन्होंने कही हैं। फाइनली अब हमको और बाद में पता लगेगा कि ये मुकदमा कायम होगा कि नहीं होगा, या सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया तो ये प्रकरण जो है ये गलत दिशा में जाएगा, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी जाति से नहीं होते, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो किसी वर्ग विशेष से नहीं होते, वो पूरे देश की अस्मिता का प्रश्न है। लेकिन रविंद्र जी, जिस तरह का माहौल पूरे देश में फिलहाल बना दिया गया है, वहां तो हर किसी की जाति है, वहां तो हर किसी का मजहब है। चाहे आप MP हो, इकरा हसन हो, आप देख रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया है, उनको किन अपशब्दों से का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है। उन्होंने एक तरह से रोते हुए जो वो सामने आई हैं, वो साफ तौर पर दिखाता है कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा ही लग रहा है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो पूरी राजनीति का जो खेल इन 12 साल में किया बीजेपी ने, उसकी डोजेज कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही थी। उसका इंजेक्शन जो है वो दिया जा रहा है, ये साफ तौर पर लग रहा है। आप पूरे सोशल मीडिया पर आप ये देखें तो चाहे वो दलितों के ऊपर बढ़ता हुआ जुल्म हो या फिर मुसलमानों को लेकर किया जाने वाला टारगेट हो, तो और ये पटकथा कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन से इसके तार जुड़ते हैं, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। 101 कैंडिडेट की अपनी लिस्ट में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को नहीं दिया। वो JDU जो नीतीश कुमार टोपी पहनते थे और रोज अवतार में जाते थे, सब कुछ करते थे, उन्होंने भी सिर्फ 4 को ही टिकट दिया है। यानी कि आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आप नहीं देंगे। देखिए, बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं, और मैं वही दोहरा था कि इतने बड़े पदों पर जो बैठे लोग होते थे उनकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन ये पिछले 10 साल से जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हुई है, उसमें कोई पद, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो या तो किसी न किसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार हुआ हो या फिर जातीय विभेद का शिकार हुआ हो। ये जो नया प्रचलन इस देश में शुरू हो गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालफत करता है, संविधान के खिलाफ है, ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत खतरनाक है और डेंजरस है। इस तरह के प्रेसिडेंट्स होना और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना, ये समाज को किस दिशा में लेके जा रहा है। राजनीति तो चलिए एक अलग चीज है, लेकिन सोसाइटी में जो भारी डिवीजन हुआ है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अगर कोई जूता फेंकेगा और वो निकल के वो वहां से निकल जाएगा और उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई कार्रवाई नहीं चलेगी, ये केवल भारत भर के लिए मसला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के जजेस के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर निगाहें विश्व के अनेक मुल्कों की होती हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो जज हैं वो विदेशों में यहाँ से रिटायरमेंट के बाद वहां पर विशेष तौर पर सेवाएं देने जाते हैं। इतने भारत के जज हैं जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जाके उनके संविधान को लिखने में मदद की है। हमारे जो जजेज हैं उनके ऑर्डर्स को कोट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक उस पद पर बैठे व्यक्ति के गरिमा को ठेस पहुंचेगी तो जाहिर है पूरे देश में इस बात का रोष प्रकट किया जाएगा। और क्योंकि अब जातिवाद को बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश की जाति पर भी सवाल उठ रहे हैं और उनके समाज के लोग उद्वेलित हैं। एक के बाद एक जो घटनाक्रम हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों में परेशानी है और ज्यादा लोग तकलीफ में हैं। इसलिए तकलीफ का जो वेंट आउट उनको महागठबंधन में अगर दिख रहा है, तो अब महागठबंधन की ये जिम्मेदारी है कि वो लोग उनके लिए एक रास्ता प्रशस्त करें और अपने आप को यूनाइटेड फेस पोज करें, क्योंकि आज लोगों को एक उम्मीद की किरण दिख रही है। अगर वो नहीं करेंगे तो लोगों को और ज्यादा निराशा के घेरे में लेके जाएंगे। अब निराशा के घेरे, अब उनकी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी लोगों को अगर उनको एकजुट रखना है, इस समाज को बचाना है, तो भी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि तमाम ओपोजिशन पार्टीज कम से कम चुनाव के वक्त पर यूनाइटेड फेस पोज करता हुआ दिखे, जो कि हम लोगों ने देखा था जब रैली की थी या जब यात्रा करी थी राहुल गांधी प्लस तमाम ओपोजिशन लीडर्स ने बिहार में 15-16 दिन की वो जो यात्रा की थी, वैसी ही अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि समय कम बच गया है। और जो
प्रचार का तरीका बीजेपी के पास जो तंत्र है, जो पैसा है, उसका मुकाबला कर पाना कांग्रेस पार्टी प्लस महागठबंधन के लिए उतना आसान नहीं है। इसलिए कम से कम संगठित होकर अगर ये मुकाबला करेंगे तो इन पर ज्यादा लोग भरोसा करेंगे। और अभी भी देखिए, हम खबर सुन रहे हैं कि साहनी की बात भी हो सकता है ये मैनेज हो जाएगा, लेकिन मैनेज होने से पहले अगर ये कहीं डैमेज ना कर दे, क्योंकि महागठबंधन जो है वो उसमें अभी तक कोई खबरें तो बाहर नहीं आई, जबकि एनडीए में तो खबरें बाहर आई, खुल के एक दूसरे का विरोध किया, लेकिन वहां पर मैनेज करने के लिए संभावना ज्यादा है क्योंकि सरकार है और सरकार में ढेरों पद होते हैं। महागठबंधन ओपोजिशन में है, उनके पास पदों की संख्या सीमित है, वो लोग एमएलसी बनाने में सीमित है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की खबरें बाहर जाना गलत है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। और यूनाइटेडली ओपोजिशन अगर खड़ी रहेगी तो उनके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उनको केवल बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ना, उनको चुनाव आयोग के खिलाफ भी दिन रात अपनी लड़ाई को जारी रखना है। जी बुशरा जी, बिल्कुल, आपने जो लास्ट बात कही है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ जो पार्टियां हैं अभी मौजूदा जो सरकार है, ना सिर्फ उनसे बल्कि चुनाव आयोग भी एक इसमें पार्टी है, उनसे भी एक तरह से उन्हें मुकाबला करना है। और ये साफ तौर पर ये पता ही है, खासतौर पर राहुल गांधी की हम बात करें, क्योंकि जो उन्होंने एक के बाद एक बॉम्ब जो उन्होंने फोड़े और जिस तरह का एक्सपोजे उन्होंने किया, उससे देश में एक हलचल एक तरह से पैदा हुई। एक तरह का नैरेटिव जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं ना कहीं बना कि कैसे वो वोट चोरी करके फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को पहुंचा रही है। इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लगाया गया और दूसरी भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया गया, लेकिन फिर भी लग रहा है सिद्धार्थ जी कि बीजेपी को ये अगर ये विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा है, लगातार जो उसका कहना है, जो सबूतों के तौर पर के साथ वो पेश करता है कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें और अलग अलग जगह की चुनाव की बात करें, उसके बाद भी अगर उसने ये चुनाव जो उसने मैनेज कर लिया है उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। और यही वजह है कि उसने तमाम घोड़े जो हैं वो अपने छोड़े हुए हैं। उसको ये लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित नहीं है, जो नाराजगी सीधे तौर पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। उधर महागठबंधन की हम बात करते हैं तो उनके पास युवा चेहरे हैं, उनके पास चेहरों की कमी नहीं है। और लोग जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई से परेशान हैं, वो तेजस्वी यादव में, राहुल गांधी में वो एक तरह की उम्मीद देख रहे हैं। क्या ये बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा घबराहट की बात है कि एक तरफ नीतीश कुमार है, जिनकी मानसिक स्थिति से लेकर जिस तरह की वो बातें करते रहे हैं, अब एक तरह से लोग उब गए हैं, कुछ नया उनके पास परोसने के लिए नहीं है, और बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, और ये तमाम चीजें फेवर में जाती हैं अब महागठबंधन के। देखिए बुशरा जी, होता यह है कि कोई भी सरकार है या कोई भी राजनीतिक दल है, अगर वो सरकार में है तो वो जानता है कि किसी भी राज्य की कानून और व्यवस्था, मतलब अपराध को घटाना उसकी पहली जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कोई भी समाज, जितना भी समाज सभ्य समाज होगा, सभ्य समाज की परिभाषा क्या है, सभ्य समाज का प्रतीक क्या है, सभ्य समाज का सिंबल क्या है? सभ्य समाज वो होता है जहां पर अपराध कम होते हैं। स्वाभाविक है कि आप जहां अपराध कम होंगे, अभी अभी आप विदेश घूम के आई हैं, भारत में क्या आप रात में 12 बजे उतने हिम्मत से घूम पाएंगी जितनी हिम्मत से आप अमेरिका में रात में 12 बजे घूम पा रही थी? नहीं घूम पा रहे, वहां पर आपको घूमने में समस्या कम है। मतलब कोई भी समाज कितना सभ्य है, इसकी सीधी सीधी परिभाषा होती है कि वहां पर क्राइम रेट कितना कम है, मतलब अपराध दर कितना कम है। अब बिहार का छोड़िए, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। 2013 में प्रति 1 लाख दलितों पर 20 अपराध होते थे, 20 क्राइम होते थे, क्राइम्स अगेंस्ट दलित। और ये हमारा डेटा नहीं है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है 2013 में, मतलब भाजपा की सरकार आने से 1 साल पहले। और आज वो स्थिति है कि वो 31 दलितों के ऊपर प्रति लाख क्या कहते हैं अपराध हो रहे हैं, मतलब करीब करीब 60%, 55% की वृद्धि। इसका मतलब ही है कि जहां पर अपराध बढ़ रहा है वहां पर जनता गुस्से में आती है, क्योंकि जनता जानती है कि बाकी सब चीज तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन सुरक्षा मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि सुरक्षा करने के लिए, किसी की भी सुरक्षा करने के लिए
जो आपके पास पुलिस चाहिए होता है, जो आपके पास अस्त्र शस्त्र चाहिए होता है, भारत में नागरिक न तो अपनी पुलिस रख सकता है और न ही अपना अस्त्र शस्त्र रख सकता है। ये दो चीज के लिए वो सरकार के ऊपर निर्भर होता है। तो कहीं पर भी क्राइम रेट को घटाना, अपराध दर को कंट्रोल में रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास वो करने का हक ही नहीं है। आप नागरिक के नाते न तो अपना पुलिस रख सकते हैं, नागरिक के नाते न तो अपना बंदूक रख सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें रखने का अधिकार पुलिस के सरकार के पास होता है। पुलिस नाम का महकमा होता है। ऐसी स्थिति में अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो वहां की जनता उस सरकार के खिलाफ गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक है और यही बिहार में हो रहा है। बिहार में मैंने डेटा के साथ बता दिया कि दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। बाकी आप पटना में जाइए, कुछ कुछ दिनों पहले पटना में बिजनेसमैन होते थे, उनके साथ फिरौती ले ली जाती थी। कोई आदमी अस्पताल में था, अस्पताल में घुस के उसको गोलियों से मारा गया। तो बिहार में लोगों के मन में एक चीज का गुस्सा नीतीश कुमार की सरकार के प्रति है कि बिहार पहले से भी वहां पर क्राइम रेट ज्यादा था। नीतीश कुमार की सरकार में वो क्राइम रेट, सुशासन बाबू के सरकार में क्राइम रेट घटा नहीं, क्राइम रेट बढ़ गया। इसीलिए बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए वो हर तरीके का शगुफा छोड़ेगी। पहले उसने एसआईआर छोड़ा, उसके बाद वो अपने सहयोगी दलों को निपटने की कोशिश की, अब वो सहयोगी दलों को मनाने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में अलग अलग तरह के कथानक, अलग अलग तरह के नैरेटिव डालेगी। कहीं भैंस उखाड़ के ले, किसी की भैंस खुलवा सकती है, किसी का मंगलसूत्र खुलवा सकती है। भाजपा ये सब करने के लिए मजबूर है, क्योंकि भाजपा को पता है कि बिहार में एक जो औसत बिहारी है, जो कि जात पात से ऊपर है, उसके अंदर गुस्सा है कि बिहार में अपराध दर बढ़ रहा है, इसीलिए वो सरकार से नाराज है। बाकी जो दलित हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो इसीलिए नाराज है क्योंकि भाजपा अति पिछड़ा और दलितों के खिलाफ जा रही है। तो ये दोनों चीजें भाजपा को पता है कि ग्राउंड पर अगर जातीय समीकरण से भी जाएंगे तो भाजपा पीछे चल रही है। अगर जातीय समीकरण को छोड़ दीजिए, नागरिकों का समीकरण लीजिए, तो सामान्य नागरिक भी गुस्से में है। इसीलिए भाजपा के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। और जहां तक एसआईआर की बात है, मेरे ख्याल से अब एसआईआर का मामला, उसकी नेकनामी या बदनामी केचुआ के हाथ से निकलकर न्यायपालिका में के पाले में जाके बैठ गई है। न्यायपालिका को अभी तक इस पर एक निर्णय दे देना चाहिए था। वो अगर नहीं दे रही है तो समस्या आएगी कि दो ही संभावना है। एक तो या तो जो ताजा वोटर लिस्ट है वो सही है या गलत है। तो अगर वो ताजा वोटर लिस्ट गलत है और 47 लाख नाम गलत रूप से काट दिए गए हैं, तो होगा ये कि चुनाव के दिन हर बूथ के बाहर 50-50 लोग अपना वोटर कार्ड लेके खड़े रहेंगे कि पिछले बार मैंने वोट डाला था, इस बार मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए, एक ही दिन एक ही समय बिहार में 47-50 लाख लोग अगर सड़कों पर रहेंगे तो वो जो कानून और व्यवस्था कौन संभालेगा। और ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के मीडिया के सामने उस दिन ये गुब्बारा फूट जाएगा और इसकी पूरी की पूरी जो बदनामी है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग कहेगा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा था वो करेंगे। अब दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं कि ये वोटर लिस्ट सही है, जो 47 लाख नाम इन्होंने काटे वो सही काट दिए, अगर ये सही काट दिए, फिर 1 महीने के अंदर इनको 7.5 करोड़ बिहारियों को नया वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा। क्योंकि आपका पुराना पासपोर्ट अगर खत्म हो जाता है, तो अगर आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो आपको नया पासपोर्ट देंगे। तो एसआईआर अगर नया है तो आपको वोटर लिस्ट भी, तो वोटर कार्ड भी तो नया होना चाहिए। आपके पास वोटर लिस्ट नहीं, आपने बना दी। और जनता को अगर आप नया वोटर कार्ड नहीं देंगे तो फिर वही समस्या आएगी कि चुनाव के दिन वोटर कार्ड में किसी का नंबर कुछ रहेगा, आपके लिस्ट में उसका नंबर कुछ रहेगा, जो 47 लाख कट गए हैं वो खड़े रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अब निकनामी बदनामी एसआईआर की केचुआ के हाथ से निकल गई है। भाजपा ने अपना हाथ धो लिया है। ये पूरी की पूरी निकनामी या बदनामी न्यायपालिका के ऊपर आ गई है। अगर वोटिंग के दिन लाखों लोग अगर सड़क पर आ गए किसी कारण से और उन्होंने कहा देखिए मेरा वोटर कार्ड है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो उस दिन ये जो दो समस्याएं आएंगी, कानून और व्यवस्था का जो चरमरा जाएगी। क्योंकि बूथ के अंदर तो चुनाव के पोलिंग बूथ के अंदर तो 4 चुनाव के अधिकारी होते हैं और 2 सिपाही होते हैं, 6 लोग तो होते हैं। और बाहर मान लीजिए 50 लोगों की भीड़ खड़ी है, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा। और उस दिन हमें पता है दुनिया भर का मीडिया, बीबीसी हो, सीएनएन हो, सारे लोग कवर करने के लिए बिहार आएंगे। तो ये जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की बात बीजेपी कर रही है, पूरी दुनिया में एक हंगामा होगा कि भारत में चुनाव हो रहे हैं बिहार में और वोटर कार्ड लेके खड़ा है और वोट ही नहीं दे पा रहा है। तो आप नॉर्थ कोरिया और चीन से अलग कैसे देखे जाओगे। तो मेरे ख्याल से इसकी नेकनामी और बदनामी दोनों अब न्यायपालिका के पाले में है। उसके दहलीज पर, न्यायपालिका के दहलीज पर ये आ गई है।
न्यायपालिका को अभी तक इस पर एक स्पष्ट निर्णय दे देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया, तो इसकी नेकनामी या बदनामी दो में से जो भी होगी वो न्यायपालिका के हिस्से में, उसके दहलीज पे होगी। बुशरा जी। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि तारीख पे तारीख सिर्फ मिल रही है, लेकिन बिहार इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है। कल नामांकन की पहले चरण की आखिरी तारीख है, फिर उसके बाद नवंबर में तो आज जाहिर सी बात है कि चुनाव हो ही रहा है 2 चरणों में, और 14 नवंबर को ये पता चल ही जाएगा कि किसकी बनने जा रही है सरकार। और उसके बाद देश की परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताना बार बार जरूरी है कि 2 बैसाखियों में से एक नीतीश कुमार हैं। इसीलिए बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। हालांकि उसके लिए वो हर चुनाव में यही करती रही है, लेकिन बिहार का चुनाव उसके लिए और बाकी चुनाव से और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये तय करेगा कि आने जो रिजल्ट जो है वो ये तय करेगा, क्योंकि केंद्र में सत्ता जो है वो बनी रहेगी या फिर नहीं बनी रहेगी। ये बिहार का चुनाव बहुत बड़े पैमाने पर तय करने जा रहा है, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हर चीज उसने लगा दी है। वहीं अब जो महागठबंधन है उसको भी अपनी कमर पूरी तरीके से कसनी होगी, उसको भी अपनी मैसेजिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी। सब कुछ छोड़कर राहुल गांधी को बिहार में पूरी तरीके से अपना डेरा डालना होगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और जो पार्टियां महागठबंधन में हैं, उन सबको अपने आपसी विवाद और आपसी मतभेद भूलकर और जाति जो उनकी पर्सनल इंटरेस्ट है उनको एक तरह से साइडलाइन रख के उनको लार्जर जो पर्सपेक्टिव है उसको देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, अब बिहार उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर भी अगर किसी तरह का खेल हो गया तो आप समझिए कि बहुत तरह के सवाल जो है पूरे देश के लिए फिर पैदा हो जाएंगे। रविंद्र जी, लेकिन सवाल फिर मेरा वही है कि 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी एसआईआर को, क्या उससे हम बहुत कुछ कोई उम्मीद लगाएं? क्या जिस तरह से पूरा का पूरा रवैया सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर को लेकर रहा है, क्या उसको लेकर भी सवाल नहीं खड़े होते हैं कि एक तरह सा एक ढुलमुल, एक टालने वाला एक तरह का रवैया रहा है? चुनाव आ गए हैं, वोटिंग हो जाएगी और अभी भी तारीख पे तारीख ही सिर्फ मिल रही है। अभी भी एक तरह से खुला मैदान जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, एज इफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से साफ सुथरा है, फ्री एंड फेयर वो सब कुछ कर रहा है और जो वो कह रहा है उस पर एक तरह से यकीन ही किया जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मामले में तो अब 4 तारीख को सुनवाई होगी, 6 तारीख को वोट पड़ जाएगा। हम लोग जो बात कर रहे थे कि कितना ही समय बचा है, अब ये वोटिंग लिस्ट जैसी भी है, अब देखिए बेस है वोटिंग लिस्ट ना। अगर वोटिंग लिस्ट पर ही लोगों को यकीन नहीं है कि सही है गलत है, 3-4 लाख या 15-20 या हो सकता है उससे भी ज्यादा हों, 50-60 लाख लोग हों जिनको वोटिंग का राइट ही नहीं मिल रहा है, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट अभी तक कुछ कह नहीं पाया। तो 4 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी देगा कि उन लोगों को अब वोट वापस बनाएंगे, तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 6 तारीख को वो लोग वोट डाल पाएंगे और 11 तारीख को डाल पाएंगे? तो ये बात तो अब लगभग तय हो गई है कि इसी वोटिंग लिस्ट पर चुनाव होगा। और ये वोटिंग लिस्ट जो है ये किसके हिसाब से बनी है, ये बात तो सबको ही पता लग गया। जो बिहार का वोटर है उसको भी पता है और जो बिहार के बाहर है उसको भी पता है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर बहस करने के लिए गोपाल शंकर नारायण ने आज मसला उठाया था। उन्होंने जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो एक बार चेक कर लीजिए। तो अभी तक जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि संविधान के अनुसार क्या ये कार्रवाई जो हो रही है एसआईआर की, ये सही है कि गलत है? उस लीगैलिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग सुनेंगे पक्ष सरकार का। प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण यानी कि याचिकाकर्ता की तरफ से वो पूरा उस पर अपना वक्तव्य, अपने बयान, अपना स्टेटमेंट जो है वो दे दिया गया है। अब जिरह करनी है राकेश द्विवेदी को, और 4 तारीख को अगर जिरह करेंगे तो जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इतना जल्दी तो इस पर सुनवाई तो हो जाएगी, हो सकता है पूरी कर दें सारा दिन में। उस मामले पर उसी दिन फैसला आ जाएगा, इसकी संभावना तो बड़ी कम है। कुछ दिन कोर्ट को भी चाहिए लिखाने के लिए। तो अब ये मान के चलिए बुशरा जी की ये जो अभी दिख रहा है हमको, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। ये इलेक्शन इसी पर होगा। लेकिन लीगैलिटी का जो चैलेंज किया गया है वो आने वाले वक्त में जो जहां पर एसआईआर होगा, खासतौर पर जो 5 स्टेट बहुत जल्द आने वाले हैं, उन स्टेट्स पर इसका असर कुछ पड़ सकता है अगर चुनाव आयोग के खिलाफ कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो।
क्योंकि अब तो संभावना ये तो बची नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि 6 तारीख को इलीगल है, तो इलेक्शन कमीशन क्या पुराने वाली वोटिंग लिस्ट पर वापस चला जाएगा, उसकी संभावनाएं बड़ी कम है। और 6 तारीख तक फैसला आएगा, उसकी भी संभावना कम है, क्योंकि जजमेंट लिखाने के लिए भी काफी टाइम चाहिएगा। हो सकता है 4 तारीख के बाद और भी सुनवाई हो, एक सुनवाई में मामला ना निपटे, तो अब उसकी संभावनाएं ज्यादा बची नहीं है। अब तो बस जो है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन और किसी गड़बड़ को करने से अगर विपक्षी दल रोक पाए। और देखिए, हमने पहले भी एक बार जिक्र किया कि एक बार आरजेडी के एक सांसद मुझे मिले एक लंच में, तो उन्होंने ये बात कही भी थी कि देखिए, माहौल हमारे पक्ष में है, माहौल हमारे पक्ष में है, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वोटर भी हमको वोट देगा, परेशान है सरकार से, लेकिन बावजूद उसके हमारी आंखों के सामने जो गलत हो रहा है, चुनाव आयोग जिस तरीके से पूरा खेल कर रहा है, उस खेल को हम लोग रोक नहीं पा रहे। और वो नहीं रोक पाने की वजह से हम लोगों को भरोसा नहीं है कि जनता के वोट देने के बावजूद भी हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जब सांसद स्तर के लोगों के मन में इस बात का संदेह है, आम आदमी के मन में भी इस बात को लेकर संदेह है, तो जो वोट यात्रा निकाली गई थी, उस वोट यात्रा से कुछ जागृति अगर लोगों में आई होगी और अपने वोट को लेकर वो लोग बचा पाने में कामयाब हुए होंगे, तब तो देखिए हम लोग इस बात के लिए बहुत पॉजिटिव हैं कि शायद नतीजे वैसे आए जैसे जनता चाहती है। अदरवाइज तो फिर नतीजे वैसे आएंगे जैसे ज्ञानेश कुमार चाहते हैं। और ये पूरा खेल जो किया गया है वो जनता वर्सेस ज्ञानेश कुमारी है, और वो हम लोगों को दिख रहा है। इसके लिए बहुत कोशिश की गई है, राहुल गांधी ने एक्सपोजे किए, तमाम चीजें की, लेकिन जब एक्सपोजे के बाद एसआईटी की जांच की पिटीशन थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई, और अब दूसरा एक्सपोजे किया था, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो एक के बाद एक्सपोजे हो रहे हैं अब तो। और ये बात बिल्कुल राहुल गांधी की सच है, कोर्ट जाने से इस बात का कोर्ट में तो एसआईआर को लेके गए ही हैं, जनता को उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? जो फैसला आएगा वो न्याय संगत होगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट का आदर करते ही हैं, तमाम जो कोर्ट्स उनका आदर करते ही हैं, लेकिन जनता की अदालत में ही फैसला होगा ना सही मायने में। सही मायने में तो फैसला वहां होगा जब जनता वोट डालने जाएगी और वो इस बात पर मोहर लगाएगी या इसको रिजेक्ट करेगी कि जो तरीका अपनाया गया था एसआईआर को लेकर, या फिर लोगों को जो वोट काटे गए थे, या फिर मध्य प्रदेश से लेकर के जो लगातार वोटिंग का पैटर्न दिख रहा है, जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट दूसरी होती है, नतीजे गलत अलग आते हैं। उन नतीजों के बीच में बिहार की जनता बैठी है। बिहार की जनता अगर ये बातों को बहुत अच्छे से उस पर भरोसा कर पाएगी तो जाहिर है उसका नतीजा वैसा आ सकता है जैसा कि ग्राउंड पर दिखता है। महागठबंधन की जो माहौल है वैसा दिख रहा है, या नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल है, 20 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है। और अगर नहीं हुआ तो फिर बुशरा जी, फिर तो हम लोग जो हमेशा देखते हैं वही इस बार भी देखेंगे, और 14 तारीख को फिर से वही बात है। जी रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, और यही बड़ा सवाल है कि क्या ये लोकतंत्र बचा भी है। यही सवाल तो विपक्ष लगातार उठा रहा है कि संविधान और लोकतंत्र की दुहाइयां लगातार दी जाती है, लेकिन क्या वो वाकई में बचा भी है। अगर इलेक्शन कमीशन को लेकर, आने वाले इलेक्शन को लेकर, और किसको जनता वोट कर रही है, किसकी सरकार बन रही है, अगर इसी को लेकर इतने ज्यादा इफ्स एंड बट्स लग जाएं, अगर यही विश्वास ना हो कि जिसको जनता चाह रही है वही गद्दी पर बैठा है, तो आप सोचिए कि ये लोकतंत्र कितना आखिर बचा है। ये तो एक बड़ा सवाल है ही, क्योंकि चाहे हरियाणा का इलेक्शन देखें, रविंद्र जी यहाँ पर हैं, वो तो हरियाणा से हैं ही। मैंने हरियाणा लगभग 1 महीने वहां रहकर कवर किया, और पूरा हम ये साफ तौर पर दिख रहा था कि वहां पर किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार सीधे तौर पर कांग्रेस की बनने जा रही है। हुआ क्या, वो हमारे सामने है। महाराष्ट्र की कहानी हमारे सामने है, और इसी तरह से दूसरे स्टेट्स की कहानी भी हमारे सामने है। यहाँ किसी तरीके से हम मायूसी की कोई बात हम यहाँ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार की जनता पर अब डिपेंड करता है कि वो जो खेल कर दिया गया है चुनाव आयोग और सत्ता में बैठे लोगों के ने मिलकर, वो कितनी बड़ी तादाद में अपना एक तरह से गुस्सा, या फिर कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलकर कितनी बड़ी परसेंटेज में वोट करते हैं, और कितना मोबिलाइज उनको महागठबंधन कर पाता है। इससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो आगे डिसाइड होने जा रही हैं। लेकिन ये भी उसके साथ साफ तौर पर है कि चुनाव आयोग के साथ एसआईआर का मिलकर जो खेल किया गया, जिसका इल्जाम लगातार विपक्ष लगा रहा है, वो कितना बड़ा फैक्टर होगा आने वाले चुनाव में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगातार हम बिहार से जुड़ी तमाम जो खबरें हैं, चुनाव से जुड़ी जो खबरें हैं, वो आप सबसे पहले हमेशा की तरह डीबी लाइव पर देखेंगे। ग्राउंड से भी आप तमाम रिपोर्ट्स देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया आपका। रविंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी।
नमस्कार।